Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजव्यवस्था के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय 66 लोकपाल और लोकायुक्त पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार। ये अध्याय शासन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाओं से संबंधित है। यूपीएससी परीक्षा के लिए तो ये अत्यंत प्रासंगिक है। हाँ, गवर्नेंस और एथिक्स यानी जीएस पेपर 2 और 4 दोनों के लिए एक कोर टॉपिक बन जाता है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य इस अध्याय के जो प्रमुख पहलू हैं, जो सांविधिक प्रावधान है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और उनका महत्व, उसको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से समझना है। हाँ, और हम इसे विषयगत रूप से थीमेटिकली देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझेंगे और जो रेलेवेंट पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013 से 2025 तक के, उनको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे ताकि परीक्षा की तैयारी एकदम पुख्ता हो सके। चलिए तो फिर इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त, इनकी अवधारणा और जरूरत को समझते हैं। हाँ, पहला सवाल तो यही है कि इन संस्थाओं की जरूरत पड़ी ही क्यों? सही बात है। शासन में भ्रष्टाचार, करप्शन एक बहुत पुरानी और बड़ी चुनौती रही है। यूपीएससी मेंस के लिए इसका विश्लेषण जरूरी हो जाता है। भारत में जो एंटी करप्शन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसके विकास में लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की स्थापना के पीछे क्या तर्क थे? देखिए, भ्रष्टाचार केवल पैसों का लेन देन नहीं है, ये सत्ता का दुरुपयोग है। गवर्नेंस के हर पहलू पर असर डालता है। हाँ, नागरिकों का सरकार पर भरोसा कम होता है, विकास रुकता है, असमानता बढ़ती है। बिल्कुल। इसीलिए एक स्वतंत्र संस्था की जरूरत महसूस की गई। एक ऐसी संस्था जो बिना किसी दबाव के, जो उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सके। और इस जरूरत को वैसे काफी पहले ही पहचान लिया गया था। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट आता है। हाँ, जो पहली प्रशासनिक सुधार आयोग थी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC, जिसने भारत में केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की सिफारिश की थी, उसका गठन कब हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? हाँ, ये जानना जरूरी है। फर्स्ट ARC का गठन 1966 में हुआ था, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। बाद में के हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने। अच्छा। उन्होंने अपनी 1968 की रिपोर्ट प्रॉब्लम्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवियंसेस, उसमें इसकी सिफारिश की थी। ARC ने ये महसूस किया कि जो मौजूदा एजेंसियां हैं, जैसे पुलिस या विभागीय जांच, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए थी। हाँ, एक स्वतंत्र निकाय आवश्यक है। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ भारत का तो है नहीं, दुनिया भर में ओम्बड्समैन जैसी संस्थाएं हैं। सही कहा। वैश्विक ओम्बड्समैन मॉडल, खासकर स्कैंडिनेवियाई देशों में, जैसे स्वीडन, जहां से ये शुरू हुआ। हाँ, स्वीडन और न्यूजीलैंड जैसे देशों के अनुभव ने भी भारत में ऐसी संस्था की मांग को बल दिया। लेकिन भारत में इसे स्थापित करने का सफर वो काफी लंबा रहा। हाँ, कई बार बिल संसद में पेश हुए, लेकिन पारित नहीं हो सके। बिल्कुल। आखिरकार 2011 के आसपास जो अन्ना हजारे के नेतृत्व वाला एक बड़ा नागरिक समाज आंदोलन हुआ, सिविल सोसाइटी मूवमेंट, हाँ, काफी बड़ा आंदोलन था वो। उसने सरकार पर दबाव बनाया और इस प्रक्रिया को गति दी। इस आंदोलन ने यह दिखाया कि आम नागरिक शासन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर कितने जागरूक और चिंतित हैं। तो मूल तर्क यही था कि शासन में एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली स्वतंत्र वॉचडॉग की जरूरत है। बिल्कुल। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये सीधे जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के टॉपिक्स जैसे प्रोबेटी इन गवर्नेंस, सिटीजन्स चार्टर्स, वर्क कल्चर, इनसे जुड़ता है। हाँ, और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी के लिए तो ये है ही महत्वपूर्ण। चलिए अब देखते हैं कि इतने लंबे संघर्ष के बाद जो कानून बना, यानी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? हाँ, चलो अब देखते हैं कि 2013 का अधिनियम क्या प्रावधान करता है। मीन्स के नजरिए से ये सवाल बन सकता है,
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं और वे भ्रष्टाचार से निपटने में कैसे सहायक हो सकते हैं? तो इस अधिनियम ने केंद्र स्तर पर लोकपाल की स्थापना का मार्ग खोला। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। हाँ, इसकी स्ट्रक्चर पर ध्यान देना प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। लोकपाल में एक चेयरपर्सन होंगे और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। अच्छा। इसमें एक संतुलन बनाया गया है। कम से कम आधे सदस्य यानी 50% जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज या हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस। हाँ बिल्कुल। और बाकी आधे सदस्य नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे, जो निर्धारित योग्यता वाले, सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट क्षमता वाले व्यक्ति होंगे, जिन्हें एंटी करप्शन पॉलिसी, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा, बैंकिंग, कानून, प्रबंधन, इन सब में कम से कम 25 साल का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता हो। और इन सदस्यों का चयन वो कैसे होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि संस्था की स्वतंत्रता बनी रहे। हाँ, अधिनियम एक उच्च स्तरीय सिलेक्शन कमेटी का प्रावधान करता है। अच्छा। बिल्कुल। यहाँ एक और क्रूशियल प्रीलिम्स फैक्ट है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और चयन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? हाँ बताएं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, पीएम खुद? हाँ। अन्य सदस्य हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के जज और एक प्रतिष्ठित न्यायविद, एमिनेंट जूरिस्ट, जिसे राष्ट्रपति द्वारा समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश पर नामित किया जाता है। काफी हाई पावर्ड कमेटी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलों पर। लोकपाल का क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन, आखिर कौन कौन इसके दायरे में आता है? हाँ, अधिनियम का उद्देश्य था उच्च स्तर के भ्रष्टाचार से निपटना। इसलिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य यानी एमपीज, ग्रुप ए, बी, सी, डी के सभी सरकारी कर्मचारी, ये सब इसके दायरे में आते हैं। प्रधानमंत्री के शामिल होने पर तो काफी बहस हुई थी उस समय। हाँ, हुई थी। क्या प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आते हैं और अगर हाँ तो किन शर्तों के साथ? ये प्रीलिम्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। हाँ, प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आते हैं, लेकिन कुछ अपवादों, एक्सेप्शंस और विशेष प्रक्रियाओं के साथ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष। इनसे संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लोकपाल नहीं कर सकता। अच्छा, ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं? हाँ, साथ ही प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले लोकपाल की पूरी बेंच, फुल बेंच की मंजूरी और 2/3 सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। और जांच गुप्त, मतलब इन कैमरा होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के अलावा अधिनियम का दायरा और भी व्यापक है। हाँ। इसमें केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली या वित्त पोषित कोई भी निकाय या बोर्ड, निगम, समाज, ट्रस्ट या स्वायत्त निकाय, ऑटोनोमस बॉडी, उसके निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अधिकारी भी आते हैं। अच्छा, काफी वाइड कवरेज है। यहाँ तक कि वे सोसाइटी या ट्रस्ट या निकाय भी शामिल हैं जो FCRA के तहत 10 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक का विदेशी चंदा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त करते हैं। अधिनियम लोकपाल को अपनी जांच करने के लिए एक इंक्वायरी विंग और एक प्रोसिक्यूशन विंग स्थापित करने की शक्ति भी देता है। हाँ, और इसमें जांच और अभियोजन, प्रोसिक्यूशन के लिए समय सीमा, टाइमलाइंस का भी प्रावधान है ताकि मामलों में फालतू देरी न हो। कितनी समय सीमा है? प्रारंभिक जांच 6 महीने में और पूरी जांच भी 6 महीने में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है, पर एक टाइमलाइन दी गई है। लेकिन क्या ये प्रावधान वास्तव में जमीनी स्तर पर प्रभावी हैं? एक आलोचना ये भी है कि लोकपाल के पास अपना स्वतंत्र जांच तंत्र, मतलब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन मशीनरी नहीं है। उसे काफी हद तक CBI जैसी मौजूदा एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये एक वैध आलोचना है, बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन की चुनौतियां, जैसे जांच एजेंसियों पर निर्भरता, पर्याप्त स्टाफ और संसाधनों की कमी और राज्यों द्वारा लोकायुक्तों की नियुक्ति में देरी, ये सब इसकी इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाते हैं। हम चुनौतियों पर बाद में और विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि लोकपाल की शक्तियां क्या हैं और ये काम कैसे करता है। चलो, अब देखते हैं कि लोकपाल की शक्तियां क्या हैं और ये कैसे काम करता है। मेंस के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। लोकपाल को सौंपी गई शक्तियां क्या हैं और ये अपनी जांच और अभियोजन कार्यों का निर्वहन कैसे करता है।
हाँ, तो लोकपाल का मुख्य कार्य है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना। प्रक्रिया शुरू होती है शिकायतें प्राप्त करने से। हाँ, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट है। क्या लोकपाल स्वतः संज्ञान ले सकता है? मतलब सुओ मोटो कॉग्निसेंस, बिना किसी शिकायत के खुद ही जांच शुरू कर सकता है? नहीं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लोकपाल को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति नहीं देता है। यह केवल उन्हीं शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है जो उसे प्राप्त होती हैं। अच्छा, तो शिकायत मिलना जरूरी है। हाँ, शिकायत मिलने पर लोकपाल पहले एक प्रारंभिक जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, ये तय करने के लिए कि क्या प्राइमा फासी मामला बनता है या नहीं। और अगर मामला बनता है तो अगर प्रारंभिक जांच में मामला पाया जाता है तो लोकपाल पूर्ण जांच इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। ये जांच कौन करता है? ये जांच या तो लोकपाल अपने इंक्वायरी विंग के माध्यम से कर सकता है या फिर सीबीआई या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी जैसी किसी एजेंसी को सौंप सकता है। अच्छा, मतलब डेलीगेट कर सकता है। हाँ, और लोकपाल को सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी की निगरानी करने और निर्देश देने की शक्ति है, पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन, जहां तक लोकपाल द्वारा सौंपे गए मामले का संबंध है। जांच और अभियोजन के दौरान लोकपाल के पास कौन सी पावर्स होती हैं? ये प्रीलिम्स के लिए जानना जरूरी है। लोकपाल को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। यानी इसका मतलब है कि वह किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है, शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति की आवश्यकता कर सकता है, वगैरह। क्या लोकपाल के पास सर्च एंड सीजर की शक्ति है, तलाशी और जब्ती? हाँ, लोकपाल जांच के दौरान तलाशी और जब्ती के लिए वारंट जारी करने के लिए अधिकृत कर सकता है। और संपत्ति कुर्क करना, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, अगर लोकपाल को लगता है कि कोई संपत्ति भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित की गई है तो वह उस संपत्ति की कुर्की का आदेश भी दे सकता है। और जांच पूरी होने के बाद? जांच पूरी होने के बाद लोकपाल अपने प्रोसिक्यूशन विंग के माध्यम से या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से विशेष अदालतों स्पेशल कोर्ट्स में मुकदमा चला सकता है। अधिनियम में भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का भी प्रावधान है। क्या लोकपाल किसी लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है जांच के दौरान? हाँ, जांच के दौरान लोकपाल संबंधित प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लोक सेवक के ट्रांसफर या निलंबन सस्पेंशन की सिफारिश भी कर सकता है ताकि जांच बाधित न हो। अगर हम क्रॉस रेफरेंसिंग करें तो लोकपाल की कार्यप्रणाली काफी हद तक सीबीआई और सीवीसी जैसी अन्य जांच एजेंसियों के साथ उसके कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करती है। बिल्कुल, ये इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन एजेंसियों की स्वतंत्रता और दक्षता भी लोकपाल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अब राज्यों की बात करते हैं। अधिनियम केवल केंद्र में लोकपाल की बात नहीं करता, राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना का भी प्रावधान करता है। हाँ, चलो अब देखते हैं कि राज्यों में स्थिति क्या है। हाँ, अधिनियम की धारा 63 कहती है कि हर राज्य इस अधिनियम के लागू होने के 1 साल के भीतर लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना के लिए कानून बनाएगा। लेकिन यही एक कह सकते हैं पेच है। क्या? यूपीएससी मेंस के लिए इसका विश्लेषण जरूरी है। राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थिति में यूनिफॉर्मिटी मतलब एकरूपता का अभाव क्यों है? लोकायुक्तों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अधिनियम राज्यों को लोकायुक्त स्थापित करने के लिए तो कहता है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर, शक्तियां और जुरिस्डिक्शन क्या होंगे ये निर्धारित करने के लिए राज्य विधानमंडलों को पूरी स्वतंत्रता देता है। अच्छा, इसका मतलब है कि हर राज्य का लोकायुक्त कानून अलग हो सकता है? बिल्कुल, इसी वजह से विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त कानूनों में काफी भिन्नता, वेरिएशन देखने को मिलती है। तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है? नहीं, कुछ राज्यों में लोकायुक्त काफी शक्तिशाली हैं, जबकि कुछ में उनकी शक्तियां बहुत सीमित है। कुछ राज्यों ने मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में रखा है, कुछ ने नहीं। जांच की प्रक्रिया, स्टाफ, वित्तीय स्वायत्ता, इन सब में बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के मॉडल अक्सर चर्चा में रहते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट है। किस राज्य ने सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? महाराष्ट्र ने 1971 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया और लोकायुक्त की स्थापना की। हालांकि ओडिशा ने 1970 में ही अधिनियम पारित कर दिया था, पर संस्था 1983 में स्थापित हुई। तो आमतौर पर महाराष्ट्र को पहला राज्य माना जाता है।
अच्छा, महाराष्ट्र 1971। लेकिन क्या राज्यों को अपने हिसाब से कानून बनाने की ये स्वतंत्रता फेडरलिज्म के सिद्धांत के अनुरूप है, या ये भ्रष्टाचार जैसे राष्ट्रीय मुद्दे से लड़ने में एक बाधा है? क्योंकि अगर हर राज्य में अलग अलग स्टैंडर्ड होंगे तो क्या ये पूरे एफर्ट को कमजोर नहीं करेगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस का विषय है। बिल्कुल, एक तरफ तो फेडरलिज्म का सिद्धांत राज्यों को उनकी विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार कानून बनाने की स्वायत्तता देता है। ये विविधता का सम्मान करता है। सही है। लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो पूरे देश को प्रभावित करती है। अगर लोकायुक्त संस्था में एक रूपता का अभाव होगा तो हो सकता है कि कुछ राज्यों में ये बहुत प्रभावी हो और कुछ में केवल नाम की संस्था बन के रह जाए। जरूरत है एक मॉडल लोकायुक्त विधेयक, मॉडल लोकायुक्त बिल जैसा कुछ। अच्छा, जो राज्यों को एक मिनिमम स्टैंडर्ड अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे, साथ ही उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दे। कई राज्यों में तो लोकायुक्त की नियुक्ति में ही काफी देरी हुई है या पद खाली पड़े रहते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी को दर्शाता है। अगर लोकायुक्तों को पर्याप्त शक्तियां, संसाधन और स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो वे प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। चलिए अब इन्हीं चुनौतियों और आगे की राह पर विस्तार से बात करते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं के सामने कई चुनौतियां हैं जिनके बारे में हमने बीच बीच में बात भी की है। मेंस के लिए ये एक संभावित प्रश्न भी हो सकता है। लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं के प्रभावी कामकाज में आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएं। हाँ, पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती पॉलिटिकल विल की कमी है। अक्सर देखा गया है कि सरकारें एक शक्तिशाली और स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी संस्था बनाने में हिचकिचाती हैं। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती संसाधनों की है। लोकपाल और लोकायुक्तों को अपना काम प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और प्रशिक्षित स्टाफ की जरूरत होती है। हाँ, जिसका अक्सर अभाव देखा जाता है। तीसरी चुनौती, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, जांच एजेंसियों पर निर्भरता है। लोकपाल के पास अपनी समर्पित जांच एजेंसी नहीं है और उसे सीबीआई जैसी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है जिनकी अपनी सीमाएं और दबाव हो सकते हैं। चौथी चुनौती जागरूकता की कमी है। आम लोगों को कई बार पता ही नहीं होता कि वे भ्रष्टाचार की शिकायत कहां और कैसे दर्ज करा सकते हैं। हाँ, ये भी है। पांचवी चुनौती झूठी और तुच्छ शिकायतों, फॉल्स एंड फ्रिवलस कंप्लेंट्स से निपटने की है। इससे संस्था का समय और संसाधन बर्बाद हो सकता है। तभी शिकायतकर्ता हतोत्साहित ना हो। सही कहा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन का। भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। हाँ, इस संबंध में एक अधिनियम भी है। ये एक प्रीलिम्स फैक्ट हो सकता है। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे 2014 में लागू किया गया। हालांकि इसके कार्यान्वयन और प्रभावशीलता पर अभी भी सवाल उठते रहे हैं। इसे और मजबूत करने की जरूरत है। और राज्यों द्वारा लोकायुक्तों की नियुक्ति में देरी या कमजोर लोकायुक्त कानून बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। तो इन चुनौतियों से निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय इन्हीं चुनौतियों में छिपे हैं एक तरह से। सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्तों की संस्थागत स्वतंत्रता, इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करनी होगी। कैसे? नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, कार्यकाल की सुरक्षा और वित्तीय स्वायत्तता देकर। दूसरा, उन्हें पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। तीसरा, एक समर्पित जांच तंत्र विकसित करने या मौजूदा एजेंसियों पर उनकी निगरानी और नियंत्रण को और मजबूत करने पर विचार किया जा सकता है। चौथा, जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। पांचवा, विसल ब्लोअर संरक्षण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना और मजबूत करना होगा। और छठा, राज्यों को समय पर और प्रभावी लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, शायद एक मॉडल कानून के माध्यम से। ठीक है, तो अब आज की चर्चा के मुख्य टेकअवेज को समराइज करते हैं। पहले प्रीलिम्स के लिए। बिल्कुल। आज की चर्चा के मुख्य प्रीलिम्स टेकअवेज हैं। पहली, ARC 1966 और उसकी सिफारिश, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का पारित होना। हाँ। लोकपाल की संरचना, चेयरपर्सन प्लस मैक्स 8 सदस्य, 50% न्यायिक, 50% गैर न्यायिक, निर्धारित योग्यता वाले। ये कॉम्पोजिशन याद रखना जरूरी है। चयन समिति की संरचना, PM, चेयर, स्पीकर LS, लोप LS, CJI और नॉमिनी, एमिनेंट जूरिस्ट। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर। लोकपाल का क्षेत्राधिकार,
पीएम अपवादों के साथ मिनिस्टर्स, एमपीज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ए, बी, सी, डी, पीएसयू ऑफिशियल्स, कुछ एनजीओज, ट्रस्ट, सोसाइटीज। हाँ, प्रधानमंत्री से संबंधित विशिष्ट प्रक्रियाएं और अपवाद भी ध्यान में रखने हैं। लोकपाल की शक्तियां, सिविल कोर्ट की शक्तियां, सीपीसी 1908, संपत्ति कर की स्थानांतरण लंघन की सिफारिश। और एक इम्पोर्टेंट नोट, लोकपाल स्वतः संज्ञान सुओ मोटू नहीं ले सकता। पहला लोकायुक्त स्थापित करने वाला राज्य महाराष्ट्र 1971। और विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 में लागू हुआ, पारित 2011। ये थे प्रीलिम्स टेकअवेज। और मेन्स टेकअवेज क्या है? मेन्स टेकअवेज हैं। पहला, लोकपाल लोकायुक्त की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, भ्रष्टाचार का मुद्दा, एआरसी की सिफारिशें, वैश्विक मॉडल, नागरिक समाज का दबाव और शासन में नैतिकता और पारदर्शिता बढ़ाने का तर्क। दूसरा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान, संरचना, चयन प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार, शक्तियां, जांच और अभियोजन प्रक्रिया, समय सीमा और ये प्रावधान भ्रष्टाचार रोकने में कैसे सहायक हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा, लोकपाल लोकायुक्त के कामकाज में आने वाली प्रमुख चुनौतियां, पॉलिटिकल विल, संसाधन, जांच एजेंसियों पर निर्भरता, जागरूकता, विसल ब्लोअर सुरक्षा, राज्यों में नियुक्ति में देरी और एकरूपता का अभाव। और चौथा, इन चुनौतियों से निपटने के उपाय, संस्थागत स्वतंत्रता, संसाधन, जांच तंत्र, जागरूकता, विसल ब्लोअर सुरक्षा कानून का सुदृढ़ीकरण और राज्यों में प्रभावी लोकायुक्त की स्थापना हेतु कदम, जैसे मॉडल कानून। हाँ, और इसमें वो राज्यों में लोकायुक्त की स्थिति में भिन्नता का मुद्दा और फेडरलिज्म बनाम यूनिफॉर्मिटी की बहस भी शामिल है। बिल्कुल। तो निष्कर्ष यही है कि लोकपाल और लोकायुक्त भारत के एंटी करप्शन फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, लेकिन सिर्फ उनकी स्थापना से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जाता। सही कहा। उनकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना अभी बाकी है। इन संस्थाओं की सफलता काफी हद तक राजनीतिक इच्छा शक्ति, पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता, जांच एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय और सबसे महत्वपूर्ण नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और जागरूकता पर निर्भर करती है। ये केवल कानून या संस्था का सवाल नहीं, बल्कि एक मजबूत नैतिक और पारदर्शी शासन संस्कृति बनाने का भी सवाल है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। क्या लोकपाल जैसी संस्थाएं अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद केवल प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक महत्व रखती हैं, या वे वास्तव में भारत में शासन में प्रणालीगत बदलाव, सिस्टेमिक चेंज लाने की क्षमता रखती हैं? सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आज के लिए इतना है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.